दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। सनाया अरमान से कहती है, अंकल आप मुझे यहीं उतार दो। लेकिन अरमान अपने गोद से नहीं उतारता है। अरमान, आज फिर से वही एहसास मुझे क्यों हो रहा है, जैसे सिया मेरे आस पास ही कहीं मौजूद है, मुझसे कुछ ही कदम दूरी पर है। कहाँ हो सिया, मेरे पास लौट आओ। फिर से तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सनाया मन में सोच रही थी, अगर मम्मा को पता चला मेरा अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है तो शायद बहुत परेशान हो जाएगी। हमेशा की तरह खुद को दोष देगी, गलती मेरी थी, मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अंकल आप मुझे यहीं उतार दो। लेकिन अरमान सनाया को ये कहते हुए नहीं उतारता है। बस कुछ ही दूरी पर तो है, कुछ देर और लगेंगे, फिर आप मम्मा के पास चली जाना। सिया दूसरी दिशा में अपना मुंह करके लोगों से पूछ रही थी। एक आदमी से, सिया भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा है जो बिल्कुल मेरी तरह ड्रेस पहनी हुई है? वो आदमी नहीं बहन जी, मैंने उसे नहीं देखा है। सिया कहाँ चली गई? सनाया अब कहाँ ढूंढूं उसे मैं? सारी गलती मेरी है, क्यों छोड़ दी उसे मैं अकेले ऐसे? अरमान सनाया को लेके सिया से बच कुछ ही दूरी पर था। उसी वक्त अरमान का फ़ोन बजा। अरमान सनाया को गोद से उतारकर अपने जीन्स के पॉकेट से फ़ोन निकालता तो देखा कॉल अननोन नंबर से आ रहा था। अरमान फ़ोन को स्लाइड कर फ़ोन को कान से लगाया। अरमान कुछ बोलता उससे पहले उधर से आवाज़ आया, हे तुम कहाँ हो? अरे यार मुझे कुछ काम था तुमसे। अरमान सोचते हुए पूछता है, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? उधर आवाज़ आया, मैं दिव्या, घर कब आओगे? सब यहाँ वेट कर रहे हैं डिनर करने के लिए। अरमान सबको बोल दो खाने के लिए, मैं बाहर कुछ काम से आया हूँ, मुझे घर पहुँचने में वक्त लग जाएगा। फ़ोन जब कटा तो अरमान फ़ोन को अपने जीन्स के पॉकेट में रखते हुए अपने आसपास देखते हुए, अरे वो बच्ची कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सिया और अरमान का मिलन आज होते होते रुक गया। दरअसल हुआ ये कि जब अरमान फ़ोन पर व्यस्त था तभी सनाया दबे पाँव वहाँ से निकल जाती है। मम्मा को सॉरी बोल जल्द से घर चलने की जिद करती है। फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अरमान, वो बच्ची कितनी प्यारी थी, उसकी आवाज़ में कितना मिठास था। उस बच्ची में जाने क्यों मुझे सिया नज़र आ रही थी। आजकल मुझे ये एहसास क्यों होता है सिया मेरे आसपास ही मौजूद हो, बस मेरी आंखों से ओझल है। अरमान कुछ सोचते हुए रोड क्रॉस कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और था। सामने से आ रहा तेज स्पीड में कार अरमान को देखा नहीं और न उस कार का हॉर्न सुनाई दिया। वहीं सामने दूसरी तरफ साहिल खड़ा था। जब सनाया नहीं मिल रही थी तो सिया कॉल करके साहिल को बता दी थी। साहिल सिया से बात कर रहा था, तुम दोनों घर पहुंचो, मैं अभी कुछ देर में आया। फ़ोन पर बात करते करते साहिल का ध्यान रोड की तरफ गया। सामने से कार को आता देख साहिल रोड पर अरमान की तरफ भागा। झटके से अरमान का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा, जिससे साहिल लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिसके कारण साहिल को थोड़ा बहुत चोट लग जाता है। रोड पर गिरने के बाद अरमान होश में आया। मैं रोड पर कब चलने लगा, सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको इतने सारे चोट लग गए। थैंक यू बोलकर फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। साहिल ये अजीब आदमी था, बस मुझे सॉरी और थैंक यू बोलकर चल दिया। ये भी नहीं पूछा मुझे चोट ज़्यादा तो नहीं लगी है। आजकल लोग भी कैसे हो गए हैं, मदद करने का। खैर घर चलते हैं, उससे पहले इन चोटों को छुपाना पड़ेगा वरना बवाल होना तय है। सिया और सनाया दोनों घर पहुंची। घर के अंदर का सारा लाइट्स बंद था। सिया, घर इतना अंधेरा क्यों है, सब लोग इतनी जल्दी सो गए क्या? सिया, माँ माँ आवाज़ लगाती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर अपने फ़ोन का लाइट जलाकर बल्ब का स्विच ऑन करने अपने दाएं तरफ बढ़ती है। सिया जैसे ही बल्ब ऑन करती है उसके ऊपर गुलाबों के पंखुड़ियों का बरसात होता है। सिया घर की सजावट और ऑफिस के लोगों को देखकर आश्चर्य थी, आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, आज तो कुछ है भी नहीं। सामने लगा पोस्टर पर सिया का ध्यान गया, जहाँ आदिल और सनाया दोनों मिलकर लिख रहा था, हैप्पी बर्थडे मम्मा। फिर सिया को याद आया उसका बर्थडे। फिर सभी सिया को धीरे धीरे पास आकर विश करते हैं। सनाया गजरा देते हुए
हैप्पी बर्थडे मम्मा, लव यू सो मच। मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। आप सबसे पहले मेरा गिफ्ट देखोगी। सिया गिफ्ट खोलकर देखते ही सनाया को गले लगा लेती है। थैंक यू सो मच बेटा, आपका गिफ्ट सबसे प्यारा है। सनाया फिर दो, मैं आपको आपके बालों में लगा देती हूँ। दूसरी तरफ अरमान घर पहुँचा, लेकिन शराब के नशे में सब लोग सो चुके थे, लेकिन दिव्या जग रही थी, वो भी सिया के गहने एवं उसके कपड़ों में। नशे की हालत में अरमान था। जब दरवाजे के पास पहुंचा तो डोर बेल बजाया। दिव्या आकर दरवाज़ा खोलती है। अरमान दिव्या को सिया समझ बैठा। नशे की हालत में अरमान सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। दिव्या को देखकर रोते हुए अरमान उसके पास आया। दिव्या को सिया समझकर उससे, तुम कहाँ चली गई थी सिया? पता है तुम्हें, मैं कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। आखिर तुम्हें भी ये एहसास आज हो गया ना, मेरे बगैर तुम भी नहीं रह सकती। ऐसा क्या किया था मैंने जो तुम मुझे बिना बताए इतनी दूर चली गई? बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? अब तो कुछ बोलो। दिव्या की तरफ देखते हुए बोल रहा था। तुम्हें पता भी है मैं 5 सालों से कैसे जी रहा हूँ। एक भी रात ऐसा नहीं गुजरा मेरा जिसमें तुम्हें याद नहीं किया हूँ। तुम तो बहुत खुश थी ना, मुझसे पीछा जो छूट गया था। बोलते बोलते अरमान दिव्या के थोड़ा और नज़दीक जाता है। अपने दोनों हाथों से दिव्या का कंधा पकड़, देखो मेरे आँखों में ज़रा गौर से, तुम्हें सारी सच्चाई साफ साफ दिख जाएगी। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? बोलते बोलते अरमान अचानक नीचे फर्श पर गिर पड़ता है। नशे की हालत में वो बेहोश हो जाता है। दिव्या जैसे तैसे अरमान को उसके रूम में लेकर गई। अरमान बेहोश था, लेकिन उसके लबों पर सिया से एक ही सवाल कर रहा था, क्यों गई थी मुझे छोड़ के? दूसरी तरफ सिया के बर्थडे की पार्टी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिया के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाती है। शायद पार्टी में भी सिया की नज़रें अरमान को ढूंढ रही थी और दिल अरमान को आवाज़ लगा रहा था। सनाया और आदिल दोनों भागते हुए सिया के पास आए। आकर सिया के हाथ को पकड़कर डांस करने के लिए चल रहा म्यूजिक के पास ले गए। साहिल को भी लाए। दोनों जिद करने लगे, मम्मा पापा आप भी डांस करो। वो दोनों भी गाने की धुन में उछल उछल कर नाच रहे थे। बच्चों को दोनों मना नहीं कर पाए। कुछ मिनट ही सही, लेकिन दोनों एक साथ डांस किए। साहिल सिया को देखते हुए धीरे से कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया, कुछ कहा क्या? साहिल, नहीं नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा। साहिल मन ही मन, कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा शादी के लिए? आखिर कब तक ये तुम्हारा पति होने का नाटक करता रहूँगा? मुझे अब सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, हकीकत में तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। तुम इतनी मासूम कैसी हो यार? जितना तुम्हें जानता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता चला जाता है। दिल तो मेरा अभी कर रहा है आज ही के दिन तुम्हें प्रपोज कर दूँ, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था, जब तक तुम मुझसे आकर नहीं कहोगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ साहिल जी, तब तक तुम अपने जुबां पर तुम्हारे सामने ये बात ला भी नहीं सकता। कहते हैं ना, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब सिया मुझसे आकर कहेगी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पार्टी आधी रात तक चलती है। उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सनाया और आदिल दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद दोनों इतना मस्ती किए। नेक्स्ट डे जब अरमान सुबह में उठता है तो अपना सर पकड़कर, आज मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है? रात की सारी बातों को भूल जाता है। अरमान कब घर आया रात को और किस हालत में घर पहुंचा था, ये बात उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। अरमान बिस्तर से उतरकर अपने रूम का खिड़की खोला और वहीं खड़ा हो गया जहां सुबह सुबह की ठंडी हवाएं आ रही थी। मन ही मन, बहुत दिनों के बाद आज इन हवाओं में मुझे सुकून महसूस हो रहा है। दिव्या अरमान के लिए उसके रूम में नींबू पानी लेकर आई। अरमान को गिलास देते हुए, ये लो, इसे पीने से बेहतर महसूस करोगे। जब शराब पीने की आदत नहीं तुम्हें तो पीते क्यों हो? खुद को जलाने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं किया तुमने, जब दिलो जान से उसे चाहते हो तो? अरमान सोचते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं किया होगा?
सारे जगहों पर पटना से लेकर मिथिला और पूरे बिहार में लगभग उसे ढूंढी, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। पता नहीं कहाँ खो गई है। हर वक्त एक एक मिनट उसके यादों के बिना गुजारता नहीं मेरा। शायद मेरी किस्मत में उससे दूर ही रहना है लिखा, लेकिन जब मुझे मिल जाएगी तो उसे फिर कभी दोबारा खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं। दिव्या, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाना ब्रेकफास्ट करने के। उसके बाद फिर हमें प्रोजेक्ट पर बात करनी है। मुझे जल्दी आना, नीचे ध्यान से रहे बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। दोपहर का समय हो चुका था। सिया आज ऑफिस नहीं गई थी। अरमान भी बैठे बैठे बोर हो रहा था। देखते देखते मौसम खराब हो गया और बारिश होना शुरू हो गया। बहुत तेज झमाझम बारिश हो रही थी। अरमान मन ही मन आज फिर आदिल से पार्क में मुलाकात नहीं होगा। मौसम को भी आज ही खराब था। टीवी पर मौसम विभाग से खबर प्रसारित हो रहा था, अगले 5 दिनों तक ऐसे ही लगातार बारिश होते रहेगी तेज हवाओं के साथ। अरमान टीवी पर खबर सुनकर मायूस हो जाता है। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी मेरी आदिल से। धीरे धीरे समय बीतता गया और 5 दिन यूं गुजर गए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बारिश को लेकर। अखबार के फ्रंट पेज पर ही लिखा था 5 दिन बारिश रहने के बाद भी फिर से मौसम विभाग ने निर्देश जारी किया है। कल से बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। कुछ दिन बाद खुश होते हुए अरमान पार्क जा रहा था। दिव्या अरमान को धीरे धीरे बदल रही थी। अरमान आज बहुत खुश नजर आ रहा था क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद पार्क की तरफ अरमान जा रहा था और उसके हाथों में डेयरी मिल्क चॉकलेट भी था। उसी वक्त पर अरमान पार्क पहुंचा जिस वक्त पर अरमान 1 महीना पहले यहाँ आया करता था। आदिल पार्क में अपनी बहन सनाया के साथ पार्क में खेल रहा था। अरमान का ध्यान आदिल पर पड़ा, जहाँ बहुत सारा बच्चों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अरमान बैठकर कुछ सोच रहा था। आदिल बच्चों से घिरा था, इसलिए अरमान को नहीं दिखाई देता है। अरमान खुद से शायद आज भी नहीं आएगा आदिल, मेरा आना बेकार ही हो गया आज भी। अपने जीन्स के पॉकेट से फ़ोन निकालकर अरमान फ़ोन की गैलरी ऑन करता है। फिर उसके बाद अपनी और सिया दोनों की तस्वीर देख रहा होता है। कुछ बीते बातें अरमान को याद आ जाते हैं, जिससे अरमान की आंखें नम हो जाती हैं। अरमान कुछ सोचते हुए सिया के नंबर पर कॉल किया। हर बार की तरह आज भी फ़ोन ऑफ बताया। मायूस होकर अरमान फ़ोन बंद करके फिर से अपने जीन्स के पॉकेट में रख लेता है। फिर अपने दोनों हाथों को बांध कर कुछ सोचते हुए बैठ ही रहता है। अरमान कुछ वक्त के लिए अपने आँखों को बंद कर लेता है और एक चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अरमान को एक छोटी बच्ची की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचा। अरे अंकल, आप यहाँ? आवाज़ सुनकर अरमान अपना आँख खोल दिया। सामने देखा तो वो वही छोटी बच्ची थी जो उस दिन वो लड़कों के बीच मिली थी। अरमान उस बच्ची को देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। अरमान की उदासी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरमान आश्चर्य से बोला, अरे बेटा, आप यहाँ कैसे? उस दिन तो आप बिना अपना नाम बताए ही चली गई थी। अरमान उठकर अपने गोद में बैठाते हुए कहा, आज तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, समझी? कुछ समय बाद आदिल भी आ जाता है। अरे दोस्त, आप कैसे हो? बहुत दिन के बाद आप हमसे मिलने आए। आज कुछ खाने के लिए लाए नहीं हो? सोचते हुए आदिल बोला। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, लाया हूँ ना मैं, दोनों के लिए चॉकलेट खाना है आप दोनों को। सनाया, चॉकलेट सिर्फ मुझे देना, आप मेरे भाई को नहीं। अरमान, आप दोनों भाई बहन हो? दोनों की तरफ देखते हुए पूछता है। आदिल, हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? अरमान, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आज से हम तो 3 दोस्त हो गए। आदिल, दोस्त, आप तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो, बिल्कुल मेरे पापा के जैसे बड़े दिख रहे हो। अरमान पापा शब्द सुनकर आदिल के मुंह से सहम सा जाता है और खुद के आंखों में पानी आने से रोक नहीं पाता है। आज अंदर ही अंदर अरमान बहुत टूट रहा था। काश तुम होती मेरे पास तो आज मेरे बच्चे भी होते जो मुझे पापा कहकर बुलाते। आदिल, सनाया, चलो खेलते हैं, आज मम्मा आएगी हम दोनों को लेने। आज ड्राइवर अंकल बीमार है ना, पापा को कुछ काम से जाना पड़ा। अरमान आदिल से दोस्त
क्या नाम लिया अपनी बहन? आदिल जवाब दिया, इस बंदरिया का नाम तो सनाया है। ये बात बात पर मुझसे लड़ती है, मेरी शिकायत भी करती है मम्मा से। अरमान के मन में फिर से कुछ सवाल चलने लगा। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है? दोनों का वही नाम है जो सिया और हम दोनों ने सोच रखा था अपने बच्चों के लिए। क्या ऐसा सच में हो सकता है? मुझे एक बात और समझ नहीं आता, मुझे इनसे मिलकर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे मेरी सिया मेरे पास हो। इन दोनों बच्चों से मेरा कोई गहरा रिश्ता है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर हर बार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मेरे मन का सिर्फ भ्रम है ये। दोनों बच्चों में मेरा खुद का बचपन नज़र आता है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा मुझे जिससे मैं समझ सकूं सच क्या है या सिर्फ भ्रम है मेरा। आदिल और सनाया अरमान से कुछ दूरी पर ही खेलने लगते हैं। खेलते खेलते पता नहीं कब आदिल झूला झूलने लगा। कोई पार्क में खेल रहा बच्चों में से ही आदिल को झूले से धक्का दे दिया। आदिल झूले के खंभे से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। उसके सिर में चोट लग जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। चारों ओर से आदिल को घेर कर लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन आदिल की मदद कोई करने के पास नहीं आया। सनाया दौड़कर अरमान के पास आई, जहां अरमान कहीं खोया था। सनाया अरमान का हाथ पकड़ उसे हिलाती है, जिससे अरमान होश में आया। उसके बाद सनाया हाथ पकड़कर आदिल के पास लाती है। भाई को चोट लग गया है, खून आ रहा है, कहते हुए सनाया रोने लगी। अरमान आदिल को उठाकर झटके से पार्क के पास में ही एक हॉस्पिटल था, अरमान वहीं लेकर आदिल को ले जाकर उसे एडमिट करता है। नर्स अरमान को कहती है, रिसेप्शन पर जाकर फॉर्म फिल कर फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए ताकि इलाज हम जल्द से जल्द शुरू कर सकें। फॉर्म भरने के बाद जमा कर देता है। जब अरमान फिर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ता है तो नर्स रुकिए सर आवाज़ सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर जी बोलता है। तब नर्स ने कहा, आपका इस बच्चे से क्या संबंध है? अरमान, जी ये मेरा बेटा है। उसके मुंह से आवाज़ निकलता है। शायद अरमान जानता था कि अगर ये रिश्ता ये नहीं बताता तो इसका इलाज करते ही नहीं। सनाया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अरमान उसे जैसे तैसे समझाता है, फिर सनाया से कहता है, आप मम्मा या पापा दोनों में से किसी एक को कॉल करके यहाँ बुला लो आप। सनाया मम्मा के पास कॉल लगाकर फ़ोन अरमान को दे देती है। अरमान फ़ोन को अपने कान से लगाया, उसके बाद हेलो बोला। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ अरमान को भी कुछ सुनाई नहीं देता है तो वो फ़ोन काट देता है। फिर सनाया से कहता है, बेटा आप अपने पापा का नंबर बताओ, अगर याद है तो इस नंबर पर कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। सनाया अरमान को साहिल का नंबर देती है। ये मेरे पापा का नंबर है। अरमान कॉल लगाकर फ़ोन को अपने कान से चिपकाया। रिंग जा रहा था लेकिन साहिल फ़ोन नहीं उठा रहा था। अरमान खुद से, अब क्या करूं मैं? सिया उधर से कॉल की लेकिन नंबर दूसरा था। अरमान का फ़ोन रिंग हुआ तो फ़ोन के तरफ देखते हुए इग्नोर कर देता है क्योंकि अरमान के पास अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। कुछ समय पश्चात अरमान साहिल के नंबर पर फिर कॉल किया। इस बार साहिल कॉल रिसीव कर लिया था लेकिन उसने गुस्से में, हेलो कौन हो तुम? बार बार कॉल करके परेशान कर रखा है मेरे मीटिंग्स के समय। साहिल के गुस्से को अरमान इग्नोर करते हुए साहिल को घटना के बारे में सारी जानकारी देता है। साहिल सिया को फ़ोन उसी वक्त किया लेकिन उसका फ़ोन व्यस्त बता रहा था। सिया थोड़ा घबराई हुई लग रही थी क्योंकि बच्चे दोनों घर नहीं पहुंचे थे। अरमान के पास सिया फिर से कॉल की, पहले वाले नंबर से। इस बार अरमान कॉल रिसीव कर लेता है, वो भी बिना नंबर को देखे। अरमान हेलो बोलता है और दूसरी तरफ से भी हेलो बोलने की आवाज़ आई। दोनों करीब 5-6 साल बाद एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे थे। हेलो की आवाज़ दोनों के कानों में कुछ वक्त तक गूंजता रहा। सिया, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे अरमान जी मुझसे बात कर रहे हों? ये उनकी ही आवाज़ थी या मेरा भ्रम है कि वो कॉल पर दूसरी तरफ अरमान जी हैं? अरमान भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। आगे कुछ बोल पाता अरमान उससे पहले डॉक्टर उसे बुला लेते हैं। जल्द से ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। बच्चे के सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है। अगर सही समय पर इस बच्चे को खून नहीं चढ़ाया गया तो
इस बच्चे की जान भी जा सकती है। तो आप जल्द से जल्द इस ग्रुप के ब्लड को ब्लड बैंक से लाएं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। कोशिश कीजिए बाहर से 10 मिनट के अंदर ब्लड मिल जाए। जख्म दिखने में छोटा था लेकिन बहुत गहरा है। अरमान सोच में पड़ गया। मैं 10 मिनट के अंदर कहाँ से लाऊंगा ब्लड? परेशान अरमान ये भी भूल गया था कि उसका ब्लड ग्रुप भी ओ निगेटिव है। डॉक्टर 5 मिनट के बाद आया। अभी तक आप यहीं हैं, ब्लड नहीं मिला तो? बच्चे को कुछ भी हो सकता है, फिर मुझे मत कहना आप। बच्चे के कुछ होने पर इसकी जिम्मेदारी आप होंगे। नर्स वहीं पर खड़ी होती है। डॉक्टर के चले जाने के बाद नर्स, अरे आप तो बच्चे के पिताजी हैं, फिर अपना ब्लड क्यों नहीं देते हैं? आपका बेटा है तो जाहिर सी बात है आपका जो ब्लड ग्रुप है वही आपके बच्चे को होगा। ज़्यादातर केस में ऐसे देखे गए हैं। अरमान को याद आया, नर्स आप मेरे ब्लड ले लीजिए, लेकिन इस बच्चे की जान बचा लीजिए। नर्स अरमान का ब्लड ले लेती है। दूसरी तरफ साहिल हड़बड़ी में घर पहुंचा। सिया को बिना कुछ बताए उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। जहां आदिल को ऐसी हालत में देख सिया रोने लगी। सनाया वहां नहीं थी, वो अरमान के साथ भी थी। अरमान सनाया को लेकर मार्केट गया था, कुछ दवाइयाँ लेनी थी और अरमान को जूस भी लेना था। नर्स बोली थी ब्लड देने के बाद जूस वगैरह पी लेना, इससे आपको कमजोरी महसूस नहीं होगा। सनाया को लेकर अरमान हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां जो देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरमान एक जगह स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है। सनाया दौड़कर जाकर सिया से लिपट जाती है। अरमान 5 साल के बाद सिया को अपने सामने देखकर शौक था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो थी सिया 2 बच्चों की माँ थी। साहिल उसका पति, मतलब ये शादी कर ली है। मैं 5 सालों से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और ये अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। मैं कितना पागल था सिया को लेकर। दुनिया इधर उधर हो जाएगी लेकिन मेरा प्यार, मेरी सिया कभी नहीं बदलेगी। लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत था। अरमान सिया को बस दूर से खड़ा होकर देख रहा था। आज अरमान पूरी तरह से टूट चुका था। जो उम्मीद बची थी वो भी आज ख़त्म हो गया था। पैरों तले ज़मीन खिसक गया था। अरमान गया था, आंखों में बेतहासा आंसू टपाटप कर उसके गाल पर गिर रहे थे। डॉक्टर बच्चा अब खतरे से बाहर है, सिया के पूछने पर जवाब दिया और फिर वहाँ से अपने केबिन की तरफ चल दिया। नर्स सिया के सामने, अगर इस बच्चे के पिताजी अगर इसे खून नहीं देते तो शायद आज इसका बचना मुमकिन नहीं था। सिया सुनकर हैरान थी। आखिर वो आदमी कौन था जो आदिल को अपना बेटा बताया? सिया नर्स से, क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ गए हैं? उनको धन्यवाद करना है, मुझे उनके वजह से आज मेरा बेटा सांसें ले पा रहा है। नर्स इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर देखते हुए, अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ देर बाद नर्स आदिल के पेरेंट्स को रिसेप्शन पर बुलाता है, क्योंकि पैसे आधे ही जमा हुए थे। नर्स वो फॉर्म सिया को दिखाती है। आधे पैसे आपके पे हैं और बाकी के अभी आप कर दीजिए। मेरे हॉस्पिटल का ये रूल्स है, मैम प्लीज़ कॉर्पोरेट करें। सिया वो फॉर्म को ध्यान से पढ़ती है, ये सोचते हुए उस आदमी का नाम तो ज़रूर लिखा होगा जिसने आदिल की मदद किया। सिया जब पेरेंट्स सिग्नेचर के पास पढ़ते हुए पहुंचती है तो उसकी आंखें कुछ समय के लिए फटी की फटी रह जाती है। नर्स सिया से, क्या हुआ मैम? इट्स ऑल राइट। आप ऐसे क्यों रिएक्शन दी हैं, जैसे किसी भूत को देख लिया हो आपने? सिया बिना कुछ बोले पैसे काउंटर पर जमा कर देती है और खामोश आदिल के पास के बाहर कुर्सी लगी होती है वहीं बैठ जाती है। अरमान जी थे वो, लेकिन उनको कैसे पता चला आदिल उनका बेटा है? इतना कहकर अपने अतीत में खो जाती है। सिया की आंखों के सामने एक के बाद एक सारी घटनाएं चल रही होती हैं। अरमान सिया को दूर से बस देख रहा था। उसमें अब हिम्मत नहीं बचा था ये जानने के बाद कि आदिल और सनाया दोनों सिया के अपने बच्चे हैं और सिया ही दोनों की माँ है। ये जानकर अरमान खुद को रोक लिया। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जो शायद अरमान को देखे बिना नहीं रुकने वाला था। सनाया, मम्मा आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ आप। सनाया अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली। सिया सनाया की तरफ प्यार से देखते हुए रोते हुए सनाया को अपने बाहों में भर लेती है। हे भगवान, आखिर मेरी किस्मत में ही सारे दुख क्यों लिख दिया है आपने? क्या कसूर था मेरे नन्हे बच्चे का जो इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया, जिसका मैं
5 सालों से इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे बहुत पास आकर भी मेरी आंखों से ओझल हो गया। ये कोई इत्तेफाक था या कोई मिलने का संयोग था? अगर मिलना था उनसे तो फिर से दूर क्यों हो गए? अरमान दूसरे वार्ड में से छुपकर सिया को देख रहा था। क्या खूब किया तुमने मेरे मोहब्बत का मजाक बनाया है। मैंने तुम्हें ढूंढ लूँगा इसी उम्मीद में कई अरसों से मैं जी रहा, लेकिन यहाँ तो तुमने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी और खुशियों से भरा अपना आसियाँ बना ली। काश ये दिन देखने से पहले मैं उसी दिन मर क्यों नहीं गया जिस दिन मैं तुमसे जुदा हुआ था। कम से कम आज इस तरह से तुम्हें नहीं देखता, किसी और के कंधों पर अपना सिर रख कर रोते हुए। सिया कुछ सोचते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। हॉस्पिटल के चारों तरफ अरमान को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। अरमान सिया की नज़रों से खुद को बचा रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज किसी भी परिस्थिति में अरमान और सिया का मिलन तय था। सिया चलते चलते अचानक चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। तभी अचानक से एक आदमी सामने आया जो अपने चेहरे को ढक कर रखा था। सिया के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता, उसके बाद सिया उस आदमी के सीने से लग जाती है। सिया अपने अधे आंखें खुली से अरमान जी कहते हुए बेहोश हो जाती है। अरमान पानी लेकर जाते हुए नर्स से पानी मांगता है। पानी का फुहारा सिया के चेहरे पर मारकर नर्स के हवाले छोड़कर वहीं आसपास अरमान छुप जाता है। सिया अपनी आंखें खोली जो झटके से बोली, यहाँ पर जो आदमी था वो कहाँ गया? नर्स बोली, वो तो यहाँ से चले अभी अभी बाहर निकल गए। सिया ये सुनते ही दौड़ते हुए बाहर निकल जाती है। चारों तरफ देखने के बाद सिया को अरमान कहीं नहीं दिखा। साहिल डॉक्टर के केबिन से बाहर मिलकर आ रहा था। सिया को घबराते हुए देखा तो वो सोचते हुए पूछा, सिया क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? इतनी घबराई क्यों लग रही हो? सिया बस रोई जा रही थी। साहिल की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। साहिल सिया को बैठाया, उसे पानी लाकर दिया। कुछ देर के बाद, सिया बादल कैसा है? वो पहले से बेहतर तो है? साहिल बोला, पहले तुम ऐसे रोना बंद करो, वरना आदिल को जानती हो ना, उसके सामने ऐसे रोगी तो 1000 सवाल करेगा और उसे डॉक्टर ज़्यादा बोलने से मना किया है। चलो मैं तुम्हें आदिल से मिलवा देता हूँ, तुम खुद देख लो तुम्हारा बेटा कैसा है। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जितना बहादुर है, उसे भला क्या होगा? सिया आदिल के वार्ड की तरफ अपना कदम बढ़ाती है, लेकिन कुछ ही कदम चलकर वो रुक जाती है। झटके से वो पीछे मुड़कर देखती है। मुझे अभी भी एहसास ये क्यों हो रहा है जैसे अरमान जी मुझे अभी भी मेरे पास हो। आदिल के पास पहुंचने के बाद सिया कुछ बोलती उससे पहले आदिल कहता है, अब रोना नहीं मम्मा, वरना मैं फिर से गिर जाऊंगा। सिया गिरने की बात सुनते ही अपने हाथ को आदिल के मुंह पर रख देती है। गिरने की बात दोबारा तुम मत करना, वरना मैं रो दूंगी बेटा। अरमान कुछ सोचकर हॉस्पिटल से चला जाता है। बिना किसी से कुछ कहे दबे पांव अपने रूम में चला जाता है, लेकिन दिव्या अरमान को देख लेती है चोरी चुपके आते हुए। अरमान रूम में आते ही सबसे पहले अपने रूम का अलमीरा खोलकर उसमें से एक एल्बम निकालता है। उस एल्बम में शादी से लेकर सभी घर में हुए पार्टी या मनाए गए त्यौहार की सारी तस्वीर मौजूद थी, खासकर सिया और अरमान दोनों की। अरमान रात भर सारे तस्वीर को देखता रहा, रोता रहा। नेक्स्ट डे सुबह का 9 बज चुका था। सभी ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन अरमान नहीं आया था। कुछ देर बाद अरमान जब ऊपर से नीचे आ रहा था, सभी देखकर हैरान थे। 5 सालों से जो सिया की यादों को अपने जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था, आज इसे क्या हो गया है? सिया की सारी यादों को समेट कर आ रहा है। शायद सिया से जुड़े हर एक चीज़ को मिटा देना चाहता था। निशा अरमान के पास झटके में आई। क्या हुआ अरमान जी? आप सिया के सारे सामान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरमान के हाथों से सिया का फ़ोटो फ्रेम लेते हुए, छोड़िए अरमान जी, आप पागल हो गए हैं क्या? इन सारी चीज़ों का आप क्या करोगे? अरमान बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ बढ़ता जा रहा था। आंखें लाल पड़ी थी, मानो अरमान रात भर रोया हो। उसकी आंखें सूज भी गए थे। अभी भी अरमान की आंखों में आंसू छलक रहे थे। सबको हैरान कर रहा था अरमान का ये रवैया। आखिर अरमान को अचानक क्या हुआ जो ऐसा कर रहा था? कुछ देर बाद निशांत अरमान के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करता है। भाई क्या हालत कर लिया है अपना? और तुझे आज क्या हुआ? ऐसे ये सारे सामान बैग लेकर कहाँ चला?
होश में आओ भाई, मुझसे अब ये तेरी हालत नहीं देखा जाता है। अरमान आंखों में आंसू लिए निशान से रोते हुए कहता है, आज मैं जा रहा हूँ सिया के सारी चीज़ों के साथ उसके साथ गुजरे हर लम्हे को दफनाने। अब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गया। जिसको मैं अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था वो इंसान अब मेरा नहीं रहा। मैं आज तक इसी उम्मीद में जी रहा था एक दिन वो मुझे मिलेगी, मेरे पास वापस लौट कर आएगी। लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं कितना पागल था जो हर रोज़ भगवान से मिलवाने के लिए दुआ करता था। मैं हर रोज़ घुट घुट कर जीता रहा और वो किसी और की बाहों में सुकून भरी चैन की नींदों में रात गुजारती रही। निशांत, मेरे तरफ देखो भाई, साफ साफ बताओ तुम आखिर हुआ क्या है। भाई सब कुछ लुट गया मेरा, अरमान कहते हुए रोते हुए निशांत से लिपट जाता है। कुछ देर बाद अरमान गुस्से में, आज के बाद सिया हमारे लिए मर चुकी है और आज मैं सिया से जुड़े सारे चीज़ों को दफन करने जा रहा हूँ, बोलकर वो बाहर निकल जाता है सारे सामानों को उठाकर। निशा परेशान होते हुए, अमित जी देखिए ना, अरमान जी कहाँ जा रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। उनकी आंखें आपने देखा है, आपने कितना लाल था। लगता है मुझे अरमान जी ने ज़रूर सिया को कहीं देखा है, वरना ऐसा नहीं होता आज। अमित अरमान के पीछे पीछे चल पड़ता है, कोई गलत कदम ना उठाए। अरमान मेन रोड से ऑटो पकड़ता है। ऑटो चालक को कहता है, भैया ऑटो को कब्रिस्तान की तरफ ले लीजिए। ऑटो चालक बिना कोई सवाल जवाब किए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है। अमित उस ऑटो चालक के पीछे पीछे ही अपना कार चला रहा था। 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ऑटो कब्रिस्तान के पास रुका, जहां सारा सामान लेकर उतर जाता है। ऑटो चालक को उसका किराया देकर वो कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अरमान रोते हुए घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ जाता है। फिर एक कब्र खुद से ज़मीन में खोद कर बनाता है। उस कब्र में सिया के सारी चीज़ों को एक एक कर दफनाने लगा। सब कुछ डालने के बाद अब सिर्फ वो शादी का जोड़ा बचा था। अरमान जैसे उसे कब्र में डालने के लिए जोड़ा उठाया, अमित आकर पीछे से अरमान का हाथ पकड़ लेता है। जोड़ा उसके हाथों से लेने के बाद साथ में खड़ी निशा को पकड़ा देता है। अमित, ये सब करने से क्या होगा? हो सकता है किसी और को देखा होगा आपने अरमान जी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सिया के बारे में वो बिल्कुल वैसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो आपसे बहुत खुद से ज़्यादा भी प्यार करती है। अरमान नम आंखों से, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकता भाभी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे गलती नहीं हो रहा सकता। मुझे यकीन है वो सिया ही थी, वो बच्चे भी सिया के अपने बच्चे ही थे। सिया, इसका मतलब मेरा शक ही सही था, आपकी मुलाकात सिया से हुआ था। आप मुझे बताइए, सिया से बात मैं करूँगी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये भी तो हो सकता है अरमान जी, आप जो देख कर समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हो। आपको एक बार सिया से मिलकर शांत से बात करनी चाहिए, या आप मुझे उसका पता बताइए, मैं उसके पास जाकर सारी बातें जानने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल आप अभी मेरे साथ घर चलिए अरमान जी। अरमान, आज के बाद मेरा और सिया से के साथ जुड़े रिश्तों को मैंने दफना दिया। उसका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, सारे खत्म हो गए जो भी थे हमारे बीच। निशा और अमित अरमान को समझाकर कैसे भी कार में बैठाकर घर लाते हैं और अरमान को उसके रूम में ले जाकर समझाते हैं, फिर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिया आदिल के पास उसको देखते हुए, आखिर आज खुदा ने बाप बेटी को मिलवा दिया, मेरी प्रार्थना का लाज रख लिया भगवान ने। पर अफसोस तीनों में से किसी को भी नहीं पता था इनका एक दूसरे से रिश्ता क्या है। अफसोस बस इस बात का है, मैं अरमान जी से नहीं मिल पाई और उनको ये बात नहीं बता पाई। ये बच्चे हम दोनों का अंश हैं, जितना हक मेरा है इन पर उतना ही हक आपका भी है। लेकिन मुझे बहुत डर भी लगता है, मैं आपको बताऊंगी, क्या आप मेरे बातों का भरोसा करोगे? आप अगर भरोसा नहीं किया तो मैं बिल्कुल अंदर से टूट कर बिखर जाऊंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अरमान जी, आप मुझे ज़रूर समझेंगे और उस खुदा पर भी, खुदा भी चाहता है हम फिर से एक हो जाएं। अब हम दोनों को मिलकर अपने बच्चों का परवरिश करना होगा। कितना आपको ढूंढा मैंने, लेकिन आप नहीं मिले। आज पूरे 5 साल बाद आपका एहसास मुझे महसूस हुआ, वरना मैं तो तन्हाइयों में रोज़ रात को आपकी यादों में मरती थी। आंखों में आंसू कभी ख़त्म नहीं होते थे।
धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम से रात, फिर अगले दिन का सवेरा हुआ। चारों तरफ चिड़ियों का चहचहाट गूंज रही थी। अरमान गार्डन में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। मेरी नज़रों का धोखा था क्या? क्या मुझे एक बार सिया से मिलना चाहिए? अरमान बिना किसी से कुछ कहे हॉस्पिटल जाने के लिए सुबह सुबह ही निकल जाता है। रास्ते पर चल रहा था, शायद चलते हुए कुछ सोच रहा था। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। आखिर मैं भी तो जानूं, सिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों की? 5 साल पहले जो गोवा में हुआ था वो तो सिर्फ एक मजाक था, छोटा सा। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी किया था। वो खत बेडरूम में लिखकर एक गिफ्ट के साथ बेड पर छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों मुझसे दूर चली गई। आज तो मैं सिया से उस सवाल का जवाब लेकर रहूँगा। हॉस्पिटल से बस 2 किलोमीटर ही दूर था। चलते चलते अरमान अचानक एक जगह रुक जाता है। कुछ सोचते हुए फिर अपने घर की तरफ मुड़कर चलने लगता है। कल तो मैं अपने रिश्ते को कब्र में दफना दिया, फिर किस रिश्ते से सिया से मैं अपने सवालों का जवाब मांगूंगा। वापस अपने घर अरमान लौट आया। घर के अंदर आते ही चुपचाप अपने रूम में जाने लगा। मिस्का अरमान को आवाज़ दी, देवर जी ऊपर कहाँ चले, आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अरमान, मुझे भूख नहीं है भाभी, और ना मेरा मन खाने का है, आप लोग खाओ। फिर अरमान सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तभी अरमान का हाथ कुहू पकड़ लेती है। अंकल चलो ना, आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। मेरी टीचर कहती हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं करता है वो बैड बॉय गर्ल होते हैं, वो फिर बीमार पड़ जाते हैं और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कुहू अरमान का हाथ पकड़कर खींचते हुए टेबल के पास लाती है। बैठो अंकल, बोलते हुए ब्रेकफास्ट खाने के लिए कहती है। अरमान बस कुहू को बड़े प्यार से देख रहा था। चाह कर भी अरमान कुहू को मना नहीं कर पाया, क्योंकि कुहू में अरमान को सनाया दिख रही थी, जो अपने पापा से बड़े प्यार से कह रही हो, पापा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। लेकिन उसी वक्त अचानक कुहू के हाथों से प्लेट नीचे गिर जाता है और अरमान का ध्यान हट जाता है। सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम में लग गए। बच्चे स्कूल के लिए निकल पड़े और बड़े जिनको ऑफिस जाना था वो ऑफिस के लिए निकल पड़े। दिव्या 2-3 दिन के कहीं गई थी। आ जाते ही अरमान से, ओए अगर तुम फ्री हो तो हम काम की बातें कर लें। अरमान दिव्या के बात को सुनकर अनदेखा करता है। झटके में दिव्या अरमान की तरफ बढ़ती है, तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, तो अरमान दिव्या को अपनी बाहों में थाम लेता है। दिव्या अरमान के बाहों से अरमान को बिना पलके झपकाए उसे घूरे जाती है। अरमान झुंझलाते हुए दिव्या को खड़ी कोठी सुना देता है, जब तुम्हें गिरने का शौक ही है तो जाकर कहीं भीड़ में गिरो, मेरे घर में गिरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा था जो तुम पेंसिल हिल का सैंडल पहनकर झटके में चल रही थी, और तुम्हारा ध्यान ऑडियंस पर था, इसलिए तुम्हारा ध्यान फर्श पर पड़ा, केले के छिलकर पर नहीं गया। सुनाकर अरमान कहीं बाहर निकल गया। अरमान की बातों का दिव्या को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपक कर गालों पर गिर पड़ भीग रहा था। मिस्का की आवाज़ सुनकर दिव्या को अपने आंसू जल्दी जल्दी साफ कर एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती हुई मिस्का की तरफ मुड़ती है। मिस्का, दिव्या जिस काम के लिए तुम गई थी वो काम हुआ? दिव्या, हाँ मैं जवाब देती हूँ। मिस्का, क्या हुआ दिव्या, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? आवाज़ इतना भारी क्यों लग रहा है? दिव्या, अरे मैं ठीक हूँ यार, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। तुम तो जानती हो ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से मेरी हालत क्या होता है। मिस्का, जाकर अपने रूम में थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे रूम में कॉफ़ी भिजवाती हूँ। दिव्या अपने रूम के तरफ बढ़ती है, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन अपने जीन्स के पॉकेट से निकाल कर देखी तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ा मुस्कान था। फ़ोन को स्लाइड कर अपने कान से चिपका कर, हे हाउ आर यू, ड्यू यूएस से कब आ रहा? ये तो बहुत अच्छी बात है, ड्यू ट्रांस कंपनी के सीईओ टेरेसा सेन मान गई तुम्हारे साथ पार्टनरशिप के लिए। सबसे खुशी की बात यह है वो कंपनी इंडिया एक ब्रांच स्टार्ट करना चाहती है। बेस्ट ऑफ लक ड्यूट फॉर योर फ्यूचर। चल अब मैं रखती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू ड्यूट मैम। डैड को भी अब इंडिया में ही शिफ्ट हो जाने के लिए कहना। वैसे भी मैं यहाँ सबको बहुत मिस करती हूँ। क्या यार, सिर्फ तुम ही बोलती रहोगी? 5 मिनट बड़ी होने का फ़ायदा तुम हमेशा उठाती हो, मुझे बोलने का मौका देती भी नहीं। दिव्या अपने भाई के बात को सुनकर हंसने लगी। अच्छा मैं नहीं देती बोलने, दच खुद बोलना नहीं चाहता, तुम या कहूँ मेरे शुरू होते ही
चुप हो जाता। मेरी आवाज़ सच में तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? ड्यूड चल बाय, फ्री होकर मैं तेरे को कॉल करती हूँ। अगले दिन शाम को अरमान बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल निकल पड़ा। शायद आदिल के साथ सनाया की बहुत याद सता रही थी या अरमान को अंदर ही अंदर आदिल की चिंता खाए जा रही थी। आदिल कैसा होगा? सब ठीक हुआ या नहीं? क्या उसका जख्म अभी भी? क्या अरमान और सिया का मिलन हो पाएगा? देखते हैं अगले भाग में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।